करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। तो ये जो सेंटेंस कंप्लीशन होती है या ब्लैंक्स जिसको हम कहते हैं, ये वो चीज़ होती है कि आपको ब्लैंक्स को फिलअप करना होता है विथ एप्रोप्रिएट वर्ब्स। तो जो इसमें आप टेंसेज हैं या कंडीशनल है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर जो है वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक होता है, आसान होता है। एमकेट के इंग्लिश बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू एनईटी या बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के। तो ईज़िली मतलब विदाउट प्रिपरेशन आप अपनी जनरल नॉलेज से भी कर सकते हैं इंग्लिश को, इतनी ईजी होती है। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश स्किल्स आपकी हैं अच्छी, तो फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको सॉल्व, आपको किसी लेक्चर की नीड भी नहीं होती है। जैसे अभी मैं कराऊंगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार तो बिना पढ़े हम लोगों को आता है ऑलरेडी। थोड़ी बहुत अगर टेंसेस आपको डिटेल्स टेंसेस के बारे में आपको पता है तो सही है। तो ये MCQs से 1 से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट MCQs है हाउ लॉन्ग डैश यू बीन देयर। तो हैव, आर, वॉज और हैज़। हाँ देखो कितना इजी है, तो आपको पता है, सिंपल आप एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि हाउ लॉन्ग अगर आ गया कब से, हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से या कितनी देर से, तो उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जुड़ता है, तो ये हैव आ जाएगा। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर मतलब आप कितनी देर से वहाँ हैं, आप कब से वहाँ हैं, आप कितने टाइम से वहाँ हैं, उसका मतलब यही हो गया। टू है दे डैश फॉर 2 आवर्स। अब ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट है, चूँकि फॉर आ गया तो जब इस फॉर को हम देखेंगे तो उसका मतलब कि हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या होगा ऑप्शन में, इसके अंदर बी ऑप्शन होगा। तो दे, अब चूँकि दे आया तो हैज़ बीन तो नहीं होगा, दे के साथ हैव लगेगा चूँकि प्लूरल है, तो बी ऑप्शन होगा। तो ये हो जाएगा दे हैव बीन फिशिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। थर्ड है शी डैश येट फिनिश्ड हर वर्क। उसने अब तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। अब देखो येट है ना, येट, अब देखो एडवर्ब से टेंस पहचान में आता है। येट का मतलब होता है अब तक, और येट जब भी लगता है तो असल में हमारे पास जो टेंस आता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना आई हैव नॉट डन माई वर्क येट, द रेन हैज़ नॉट स्टॉप येट। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर, यस, ये हैज़ नॉट होना चाहिए, शी हैज़ नॉट येट फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है। फोर्थ है दे डैश हॉकी सिंस 4 PM। अब तो दोबारा से सिंस आ गया तो क्या होना चाहिए इसमें, हैव बीन। ये हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 4 PM। तो ये कहलाता है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, कि हमें ब्लैंक्स में से करेक्ट वर्ब, एप्रोप्रिएट वर्ब को चुन कर लिखना पड़ता है, चूज़ करके। और इसमें वही आपके जो टेंसेस के स्किल्स हैं ये इसमें आपके काम आती हैं। और ये बहुत बेसिक होता है, जो मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा उन वर्ड्स से पहचान में आ जाता है कि ये टेंस कौन सा है और इसमें और इस कौन सा टेंस है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब इसमें लगने वाला है। समझ गए? तो क्लियर है ये चारों क्वेश्चन। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो ये तो स्टार्ट किया है अभी, अब देखते हैं कितना होगा। इसके बाद क्वेश्चन 5 है आई डो नॉट लाइक टी अनलेस इट डैश हॉट। मुझे चाय पसंद नहीं है जब तक वो गर्म ना हो। कंडीशनल है ना ये, अनलेस से। अनलेस के साथ हमेशा क्या आता है, टेंस। अनलेस के साथ हमें, अनलेस जब भी आ गया ना, इसके साथ हमेशा आएगा आपका प्रेजेंट सिंपल। तो क्या हो जाएगा, अनलेस इट इज़ हॉट, जब तक वो ठंडी ना हो, है ना। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। आप उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप मेहनत ना करो। अनलेस के साथ हमेशा हम जो है वो प्रेजेंट सिंपल ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक समझ में आ गया। 6 है अ ड्रोनिंग मैन डैश एट अ स्ट्रॉ। मतलब डूबते को तिनके का सहारा।
ये जो होता है ना, डूबते को तिनके का सहारा, एक मुहावरा है, तो ये उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है। अ ड्रोनिंग मैन डैश एट अ स्ट्रॉ, तो क्या होना चाहिए? ये प्रेजेंट में ही बनेगा, मुहावरे प्रेजेंट टेंस में बनते हैं। जैसे हेल्थ इज़ वेल्थ, ग्रीड इज़ अ कर्स, तो क्या हो जाएगा? कैच के कैचेस, कैचेस हो जाएगा, चूँकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करते हैं, तो ये हो जाएगा ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। ठीक है, द डूबते को तिनके का सहारा। 7th है दोज हु डैश विलिंग टू कम आर वेलकम्ड, वो लोग जो आने की ख्वाहिशमंद है उनको खुशामदीद कहा जाता है। क्या होगा बताएं? आर हो जाएगा, ये सही है, सही कह रहे हैं आप। दोज हु आर विलिंग टू कम आर वेलकम्ड। 8 है वेयर डिड यू डैश लास्ट मंथ, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन चूँकि नेगेटिव बना हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो क्या आएगा इसमें? गो आ जाएगा। तो वेयर डिड यू गो लास्ट मंथ। 9th है लेट द स्लीपिंग डॉग्स डैश, मतलब कि सोए हुए डॉग्स को सोने दो, लेटने दो। ये बड़ा लेट का सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट हिम वीप, उसे रोने दो। तो यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर असल में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा? लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई, जैसा लेट मी गो, लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी वॉश द रूम, लेट मी क्लीन द बोर्ड, लेट मी टीच, है ना। तो वो लेट मी के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। 10th है अ ट्री इज डैश बाय इट्स फ्रूट, एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, पैसिव है ये थर्ड फॉर्म आ जाएगी वर्ब की, चूँकि पैसिव है, बाय आ गया तो ये पैसिव हो गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आनी चाहिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पर इसमें? नोन। जैसे कहते हैं अ मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी, इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। इस तरह से ट्री इज़ नोन बाय इट्स फ्रूट, एक दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। समझ गए? ये बेसिक चीज़ें हैं, ये थोड़ी बहुत इंग्लिश स्किल्स अगर आपकी है ना, ये आपको ऑलरेडी आता है, इसमें कोई अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इंग्लिश जो एप्टीट्यूड की होती है वो इसी तरह की होती है, उसका कोई वो नहीं होता कि इस बुक से पढ़ लें, उस बुक से पढ़ लें, बस जो बेसिक आपने ज़िंदगी भर पढ़ा है उसी को रिवाइज़ कर लें, यही एप्टीट्यूड इंग्लिश कहलाती है। उसमें कुछ भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं ये सवाल है, चेंज आ जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है आई शैल डैश माई बेस्ट, बड़ा आसान है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। विल या शैल के साथ तो हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाएगा? आई शैल डू माई बेस्ट होगा। 12 ऑल द मुस्लिम्स डैश इन वन गॉड, तमाम मुसलमान एक खुदा पर भरोसा करते हैं, क्या हो जाएगा? बिलीव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऑल द मुस्लिम्स बिलीव इन वन गॉड। ठीक है। 13th है मे आई डैश इन प्लीज सर, यस, चूँकि मॉडल वर्ब आ गया तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो मे आई कम इन प्लीज सर, ना टीचर मे आई कम इन बोलता है ना स्कूल में, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाता है। व्हेन डैश द नेक्स्ट ट्रेन ड्यू, मतलब अगली ट्रेन कब आएगी? अगली ट्रेन को कब आना है? अगली ट्रेन का वक्त कब है? बी नहीं, बी तो डायरेक्टली कभी भी नहीं आता। बी जब भी आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, हर से बात है, इज एम आर इसकी फॉर्म से अलग अलग, तो बी तो नहीं होगा। हाँ, मतलब सेंस इसमें क्या जा रहा है, जब आप ये सवाल किसी से करते हैं ना, तो आप पूछते हैं कि अगली ट्रेन कब आएगी या अगले ट्रेन को कब आना है, तो ये प्रेजेंट का सेंस आएगा, पास्ट का सेंस तो आ ही नहीं रहा इसके अंदर, तो वॉज तो आना ही नहीं है इसमें। अब बच गया आर आएगा, केज आएगा, तो अब द नेक्स्ट ट्रेन है,
अब द नेक्स्ट ट्रेन, अगली ट्रेन है, तो ये चूँकि हमारे पास क्या है भाई, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज़ आएगा। व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन ड्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी फेयर एंड डैश अनजस्टली, मतलब साफ रहो, सही रहो और बेइंसाफ़ी से जो है वो क्रिटिसाइज़ मत करो किसी को और किसी पे तनकीद मत करो। यस यस, बी फेयर एंड डोंट क्रिटिसाइज अनजस्टली। तो ये प्रेजेंट सिंपल है, बी फेयर एंड डोंट क्रिटिसाइज अनजस्टली, उसका मतलब कि फेयर रहो और अनजस्टली क्रिटिसाइज मत करो किसी को। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर ब्यूटी डैश मी ग्लैड, उसकी खूबसूरती मुझे खुश करती है। क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दे डैश क्रिकेट सिंस 3 PM, दे हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। सही है। एटीनथ है हिज फादर डैश हिम मनी ऑर्डर रेगुलरली, क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल है कि उसके वालिद उसे भेजते हैं बाकायदगी से मनी ऑर्डर। 19th व्हेन डू यू डैश टू कम, तुम कब आने का इरादा रखते हो। इंटेंट मतलब इरादा रखना, नियत करना। और जो डू आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। क्या हो जाएगा, इंटेंड हो जाएगा ना। व्हेन डू यू इंटेंड टू कम, इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना। तो जैसे ना व्हेन डू यू कम हियर, व्हेन डू यू गो देयर, तो व्हेन डू के आ गया तो ज़ाहिर सी बात है डू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रेजेंट सिंपल है ये भी। हाँ, तो सेंड्स ही होना चाहिए, सेंड थोड़ी ना होना चाहिए। सही कह रहे हो, सेंड्स होना चाहिए ना। इस फादर सेंड्स हिम मनी ऑर्डर रेगुलर, सिंगुलर। 20 है ही डैश एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, तो ये देखो सेंस इसका आ जाएगा जुमले में पास्ट का, कि उसने बैंक में एक मुलाजमत हासिल की। हासिल करता है ये तो नहीं होगा ना भाई, ये ऐसा कोई काम है तो नहीं जो बार बार हो, तो रिपीटेड एक्शन। ये काम तो पास्ट में एक बार हुआ कि उसको जॉब मिली, तो क्या आ जाएगा, ही गॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। तो पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाइए। सेंस पास्ट इंडेफिनिट का आ रहा है। ठीक है, इस जुमले के अंदर समझ में आ गए सारे। तो ईजी होता है, MCAT इंग्लिश में इतना कोई मसला नहीं होता। मतलब NED के जब हम इंग्लिश करते हैं ना, तो वहाँ तो हम फिर भी थोड़ा सा सर में दर्द पकड़ता है हमारे, इसमें कोई सर दर्द नहीं होता, ये एकदम आराम से हो जाता है। मेडिकल की इंग्लिश बहुत आसान होती है। नेक्स्ट है आई डैश हेयर बिफोर 2000, मैं 2000 से सन 2000 से पहले यहाँ रहा करता था। क्या हो जाएगा, लिव्ड हो जाएगा ना, लिव्ड हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड ही डैश फ्रॉम फीवर फॉर 10 days, अब फॉर आ गया तो क्या हो जाएगा, हैज़ बीन सफरिंग, चुके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 10 days। थर्ड है आई डैश यू सिंस संडे, फिर सिंस आ गया तो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हो जाएगा ना, आई हैव, एक मिनट, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, चूँकि जो सी है ना, सी जो हमारे पास होता है, तो सी असल में एक हमारा स्टैटिक वर्ब है। तो स्टैटिक वर्ब किसे कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसका ING पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे सी का ना ING फॉर्म कभी हम नहीं लिखते हैं, सीइंग नहीं लिखते हैं कभी भी,
ऐसा आई एम सीइंग यू, ही इज़ सीइंग मी, कभी ऐसा नहीं लिखते, ठीक है। सीइंग का वर्ड आपने कभी नहीं सुना होगा। तो इस सूरत में जिसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनता ना, तो हम उसको फिर परफेक्ट कंटिन्यूस के बजाय परफेक्ट टेंसेस में बना रहे होते हैं, सही है। इसलिए कभी इस तरह से जुमला आपने सुना हो नहीं होगा, आई हैव नॉट बीइंग सीइंग यू सिंस संडे। हम यही लिख सकते हैं कि आई हैव नॉट सीन यू सिंस संडे, मतलब मैंने तुम्हें संडे से नहीं देखा है, इसका तो यही हुआ ना भाई। तो ये बी में ही सही बनेगा, इसका डी नहीं बनेगा, क्योंकि ये सी स्टैटिक वर्ब है। और भी स्टैटिक वर्ब होते हैं जैसे लव है, हेट है, इसके एनजी फॉर्म नहीं होती। फोर्थ है शी डैश टू स्कूल यस्टरडे, जो कि यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आता है तो ये पास्ट सिंपल टेंस बनता है हमारा, तो क्या आ जाएगा, तो वेंट हो जाएगा, शी वेंट टू स्कूल यस्टरडे। फिफ्थ है सलमान डैश हियर अ मंथ अगो, यस एगो आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो केम आ जाएगा, सलमान केम हेयर अ मंथ अगो। सिक्स है आई डैश हार्ड वेरी लेटली, मैं बहुत देर तक मेहनत करता हूँ, वर्क हार्ड हो जाएगा ना भाई। सही है। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि वर्ब हम इसमें फिट कर रहे हैं, कोई ना कोई वर्ब दो देखते हुए सेंटेंस को। इतना टफ नहीं होता ये, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वर्ड्स को पहचानना पड़ता है कि उसमें कौन सा वर्ड आ रहा है तो कौन सा टेंस इसमें अप्लाई होगा। और ये बेसिकली 9-10 के बच्चे कर लेते हैं आराम से, या आप तो फिर भी एप्टीट्यूड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, ये तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, सो आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये फॉर आ गया तो हैव नोन। अब देखो नोन का भी यही मसला है कि है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाए, लेकिन इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती है, नोइंग नहीं होता है। आई एम नोइंग यू नहीं कहता, आई नो यू, सिंपल इस तरह से बोलता है ना, कभी ऐसा तो नहीं बोलता है आई एम नोइंग यू, ही इज़ नोइंग मी, ही इज़ नोज मी। तो कुछ होता है जिसका सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही चलता है या थर्ड फॉर्म चलता है, आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, ना कंटिन्यूस बनता है ना परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। तो जैसे कि अभी मैंने पीछे एक वर्ड बताया था, तो वैसे ही ये नो भी वो वर्ड है, ठीक है। तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन सिंस फॉर आ रहा है इसमें, हैव बीन नोइंग तो ऑप्शन में भी नहीं है, आप देख सकते। 8 ही इज़ वॉचिंग, सीइंग भी नहीं लिखेंगे, वॉचिंग लिखेंगे। 18 है आई डैश यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो वही हो गया, वही वाला हो गया, हैव नॉट सीन। नेक्स्ट है 9th है द ट्रेन डैश एज फास्ट एज द बस, ट्रेन बस के जितना तेजी से सफ़र करती है, क्या हो जाएगा, यस द ट्रेन मूव्स एज फास्ट एज द बस। 10th है फॉस्फोरस डैश इन द डार्क, फॉस्फोरस जो है वो अंधेरे में चमकता है, एक एलिमेंट है ये अंधेरे में चमकता है, क्या हो जाएगा, ग्लोज हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट वो सिंगुलर है, तो फॉस्फोरस ग्लोज इन द डार्क। 11th है रोलिंग स्टोन डैश नो मॉस, एक मूव करता है वो जो पत्थर होता है उसमें कोई मॉस काई वगैरह जमा नहीं होती है, रुके हुए पत्थर पे जमा होती है, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल है, तो गैदर्स हो जाएगा, चूँकि सिंगुलर है रोलिंग स्टोन, और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, ठीक है। 12th है दे आर डैश फॉर यू, वो तुम्हारे इंतज़ार कर रहे हैं, तो दे आर वेटिंग फॉर यू। बी ऑप्शन, ठीक है, समझे, बहुत हलवा एकदम, इतना है कि बोरियत है, बोरिंग लेक्चर है, तो इतना आसान है। अब जब लेक्चर इतना आसान होता है तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है फिर वो, क्योंकि उसमें कुछ मुश्किल ही नहीं है जिसमें आप फंस जाओ, जिसमें मैं फंस जाऊँ, जिसमें हम फंस जाएं, जिसको हम कर ना पाएँ, जिसके लिए हमें किताब गूगल खोलना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है ये। और ऐसा ही आता है, नहीं इसी के मुकाबले में NED है या फिर और यूनिवर्सिटीज़ उसका बहुत टफ आता है, सही है। तो ईजी है, मतलब पता नहीं फिर बच्चे फिर भी इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं,
इंग्लिश को लेकर तो परेशानी नहीं होनी है ना, 18 नंबर है तो वो तो वैसा भी उसका वेटेज बहुत डाउन है, तो उतना मसला ही नहीं है। आप जनरल नॉलेज, बेसिक नॉलेज से लेकर भी जाएंगे ना तो आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इस पर फोकस करें तो कुछ काम भी आएगा। लेकिन केयू में तो ये होता है, केयू में जो है वो तो सेम वेटेज है, 20-20-20-20 के हिसाब से सारा है। तो उसमें इंग्लिश का जो वेटेज है वही फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का भी है। तो आपके लिए थोड़ा सा इंग्लिश मैटर करेगा, लेकिन एमडी कैट वालों के लिए मैटर नहीं करता ये, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। तो बाकी केयू के जो है ना कराची यूनिवर्सिटी के फ़िलहाल तो शायद क्या पता मैं जीके के लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूं, बट जीके के लेक्चर्स मैंने अपलोड भी किए हुए हैं, तो अपने चैनल पर मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। तो केयू के लिए, कराची यूनिवर्सिटी के लिए तो ज़्यादा नॉलेज है, चूँकि वो मल्टीपल लेक्चर्स हैं। तो औरंगी टाउन में चूँकि हम लोग जो है ना वो केयू के बैचेस हम नहीं बनाते हैं, सिंपल, स्पेशली डेडिकेटेड केयू बैचेस नहीं बनते, वो एमकेट के साथ ही चल रहा होता है हमारा। क्योंकि रीज़न यही होता है कि हमारे यहाँ केयू को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब ये तो हो गया। तो क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं, वेयर डिड यू डैश लास्ट इवनिंग, तो आसान है, लास्ट इवनिंग आ गया तो उसका मतलब कि ये हमारा हो गया पास्ट सिंपल। तो डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, गो, वेयर डिड यू गो लास्ट इवनिंग, सही है। 14th है, लाइक पोल्स डैश ईच अदर, एक जैसे पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट का अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट्स, अट्रैक्ट, सही, अट्रैक्ट होगा ना, प्लूरल है भाई, क्या हो गया, लाइक पोल्स है ना, पोल थोड़ी ना है, प्लूरल हो गया ना, प्लूरल के साथ कब ऐसे एस लगाते हैं, वो तो सिंगुलर के साथ ऐसे एस का इजाफा होता है। नहीं पता ये सब बात, पता है, टेंस तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा मुझे आप लोगों को, 12 टेंस पक्की बात है, टेंस नहीं अगर आपको आता है तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप इसमें से, मैं ये उम्मीद करके करा रहा हूँ कि आपको टेंस आता है ऑलरेडी। और सच्ची बात है, मैं एमडी कैट के स्टूडेंट्स को टेस्ट नहीं कराना, वो टेंस नहीं कराना चाहता, वो अजीब सा लगता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ताए तिए ते हैं, माली पौधों को पानी देता है, गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स, अजीब सा लगता है, लगता है 6-7 को पढ़ा रहे हैं, ये सब तो आता है ना तुम लोगों को, तो भाई ये सब आता है तो ये मसला नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो यार, इतना बड़े हो गए यार, अभी भी क्या टेंस पढ़ोगे। 15 है, गुड स्टूडेंट्स नेवर डैश वर्क, अच्छे तालिब इल्म कभी काम से जी नहीं चुराते हैं। गुड स्टूडेंट्स आया तो बताओ, शिरक हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये शिरक जो है ना, एक तो शिरक अरबी वाला होता है, वो गुनाह है, वो शिरक अलग है, मुशरिकीन वाला शिरक, और ये जो शिरक है ये इंग्लिश का वर्ड शिरक है, इसके मतलब होते हैं कि जी चुराना, मुंह मोड़ना, नज़रअंदाज करना, अवॉइड करना, इग्नोर करना, दैट इज़ शिरक, ठीक है। तो ये अलग अलग वर्ड है, इंग्लिश में भी शिरक का लफ्ज़ आता है, सॉरी इंग्लिश कह रहा हूँ, उर्दू में। 16th है, वर्क हार्ड सो दैट यू मे डैश, आसान है, सक्सीड हो जाएगा, ये तो कंडीशनल है, मतलब मेहनत करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, मे के बाद वैसे भी फर्स्ट फॉर्म आती है, सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सक्सीडेड सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। 17th है, विद अ व्यू टू डैश यू आई वेंट देयर, तुमसे मिलने के लिए मैं वहाँ पर गया। देखो 2 आ गया ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये 2 इस वक्त क्या कहलाता है, भूल गया सब कुछ, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कहलाता है ना भाई, 2 के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो क्या आ जाएगा, विद अ व्यू टू मीट यू आई वेंट देयर, 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू ईट फूड, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू कम हेयर, तो 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म। 18th है, शी वॉज सेइंग एज इफ शी डैश इन अ ग्रेट पेन, वो ऐसा बोल रही थी जैसे वो बहुत दर्द में हो। क्या होगा, वॉज आ गया तो यकीनन उसका मतलब है पास्ट में ही आएगा, तो इस और भी तो होगा नहीं। फिर क्या होगा,
वॉज के वर्ब, वहाँ बोलोगे सर ये क्या सिस्टम है, शी के साथ वॉज लगता है, बचपन से पढ़ते आए बड़े हो गए, शी के साथ कभी वॉज ही लगाते हैं, तो सही है वॉज लगता है, लेकिन यहाँ वर्ड लगेगा। रीज़न क्या है? रीज़न आपको पता है, यू ऑलरेडी नो द रीज़न। हाँ बेटा, अब ये जो वर्ब है ना, तो ये हमारे पास जो वर्ब का है वो सब्जेंटिव मूड है। सब्जेंटिव मूड, ये मूड ऑफ अ वर्ब होता है। सब्जेंटिव मूड क्या होता है कि वर्ब हमेशा जब प्लूरल फॉर्म में आता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेंटिव मूड का भी इस्तेमाल करते हैं फॉर इमेजिनरी सिचुएशन। याद है ऐसा कुछ पढ़ा था हमने? तो ये शी वॉज सेइंग एज इफ शी वर इन अ ग्रेट पेन, वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि वो बहुत दर्द में हो। तो ये वाकई में वो दर्द में नहीं थी, एज इफ ऐसा लगता था जैसे कि। तो इमेजिनेशन है, ये तखय्युल है, तसव्वुर है ये। और वो तखय्युल की बात करते हैं तो क्या करते हैं, वॉस की बजाय वर्ब इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने जुमला पढ़ा होगा, वुड दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर रिच, तो उसमें तो आई के साथ वॉस नहीं लगाया तुमने। उस वक्त तो नहीं ये सवाल होता था स्कूल में कि मिस आपने ये वर क्यों लगा आई के साथ, वॉस क्यों नहीं लगाया, आई के साथ तो वॉज होता है। यहाँ लिखा हुआ वुड दैट आई वर रिच, या फिर इफ़ आई वर अ कैमल आई वुड ड्रिंक ऑल द वाटर, इफ़ आई वर यू देन आई वुड नॉट डू दिस। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो ये नहीं करता, तो वहाँ तो आई वर यू, आई वर अ कैमल, ये सब लिख रहे होते हैं आप। तो क्यों लिखते हैं? वो सब्जेक्टिव मूड है जो हमारा इमेजिनरी सिचुएशन को शो करता है। सही है, तो ये वर आएगा यहाँ पर, वॉज नहीं आएगा। ये थोड़ी कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इमेजिनेशन है, ये रियल थॉट नहीं है। क्योंकि उसको लगा ऐसा कि वो बहुत दर्द में, मतलब उसकी आवाज़ में दर्द था तो उसे लगा कि शायद वो बहुत दर्द में। बस क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? तो ये सब्जेक्टिव मूड का सिस्टम याद रखिएगा। ये भी पूछते हैं, इमेजिनरी कंडीशन में हम वॉस की जगह वर्ब लगाते हैं, बस याद रखिएगा। क्या देख रहे हो मारो? पढ़ाया हो तो तुम लोगों को तो पता ही यार, पहली बार पढ़ रहे हो, किया है इससे पहले, भूल गए हो ना आप पेपर देने के बाद से। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वुड दैट आई डैश द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। देखो आ गया, दोबारा आया। क्या लगेगा इसमें? वर्ड लगेगा। तो ये तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। वुड दैट आई वर, काश, वुड दैट का मतलब होता है काश। काश मैं सदर होता इस क्लब का, हूँ थोड़ी ना, इमेजिनेशन है। तो वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ दिस क्लब। ठीक है। 20 द पेशेंट डैश व्हेन द डॉक्टर रीच्ड। ये तो बचपन से पढ़ा था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो क्या आएगा? हाँ, हैज़ डाइड, गलत जवाब। हैड डाइड वगैरह कहाँ से हो गई? पास्ट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट परफेक्ट के साथ आता है ना। जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे ही होता है ना, याद है, पढ़ा है। नेक्स्ट, इफ़ ही डैश हार्ड ही विल पास। अगर वो मेहनत करेगा तब वो कामयाब होगा। फर्स्ट कंडीशनल है, कंडीशनल भी पढ़ा। फर्स्ट कंडीशनल, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। क्या होगा बोलो ना? क्या मुश्किल लग रहा है ये? हलवा तरीन सवाल है ये, वो भी ठंडा हलवा, मुँह भी ना जले। तो ज़रा सोच क्यों रहे? तो लोग सो रहे हो क्या? सुबह इसलिए क्लास नहीं करता मैं। सी होगा, सी क्यों ना, तो सी ही होगा। प्रेजेंट के साथ ही लगेगा। फर्स्ट कंडीशनल नहीं पढ़ा आज तक यार। कंडीशनल, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। बचपन में रट्टा मारा था इसको, मिस ने रट्टा आया था इसको, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। मिस लिखती थी अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। इंग्लिश में लिखते थे इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड। याद आ रहा है कुछ? तो वहाँ क्या करते थे तुम? फर्स्ट कंडीशन लगा देते ना, इफ़ वाला क्रॉस प्रेजेंट सिंपल के साथ और कॉमा के बाद फ्यूचर सिंपल। तो क्या आ जाएगा? वर्क्स हो जाएगा, चूँकि ही आया। अब इसमें इतना सोचोगे तो अच्छा हुआ तुम लोग NET का टेस्ट नहीं दे रहे हो, MD कैट दे रहे हो, तो पास भी हो जाओगे। NET में तो पक्का फेल हो जाते नहीं तो।
अगर ऐसे कॉन्सेप्ट रखोगे तो जवाब दो, सही जवाब दो और जल्दी दो। सेकंड है वी डैश होम बिफोर द सनसेट, मतलब हम सूरज ग्रूब होने से पहले घर पहुंच चुके थे। बिफोर आ गया ना ये, तो ये पास इंडेफिनिट में आया तो दूसरा पास परफेक्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, हैड रीच्ड होगा ना। बिफोर आ गया ना तो अभी हैड रीच्ड। भाई देखो ना, जो दो काम होता है ना, मुझे लग रहा है टेंस पढ़ाना ही पड़ेगा तुम लोगों को। एक काम पहले होता है, एक काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है वो पास परफेक्ट में, जो बाद में होता है वो पास इंडेफिनिट में। सूरज ग्रूब होने से पहले हम लोग घर पहुंच चुके थे, तो पहले घर पहुंच चुके थे तो वो पास परफेक्ट में बना। सूरज बाद में ग्रूब हुआ तो पास इंडेफिनिट में बना। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था, तो कैसे बनाता है इसको? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। मरीज़ पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया। ये नहीं पढ़ा आज तक? दो पास्ट एक्शन जब भी होता है ना एक साथ, एक अर्लियर एक्शन होता है, एक लेटर होता है। तो जो अर्लियर एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में, जो लेटर एक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट में। किसी भी तरह समझ लो आप इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ही डैश देयर रेगुलरली फॉर मंथ्स। यस सही, हैज़ बीन गोइंग हो जाएगा, चूंकि फॉर आ गया। फोर्थ है शी डैश टू कॉलेज एवरी डे। शी गोज टू कॉलेज एवरी डे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आई डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो हो गया ना पीछे। आई हैव नोन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब मैं उसको काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ। सही है जी। ओके क्लास, लास्ट टाइम कल हमने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब इसको स्टार्ट किया था कि किस तरह से हम वर्ब्स जो हैं वो करेक्ट यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर, और इसके मल्टीपल क्वेश्चंस कल मैंने कराए थे। तो आज एक और लेक्चर आई एम गोइंग टू डिलीवर ऑन इट। सो दीज आर द MCQs रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ वर्ब। तो जैसे मैंने बताया टेंसेस का पता होना ज़रूरी है उसके लिए। इफ़ यू नो अबाउट द टेंसेस सो यू कैन ईजली डू दिस थिंग, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो लास्ट टाइम जहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था उससे आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो MCQ 6 से स्टार्ट होगा हमारे पास। तो ये व्हाट डैश अ स्टैम्प कलेक्टर डू। तो व्हाट डैश अ स्टैम्प कलेक्टर डू, एक स्टैम्प जमा करने वाला क्या करता है? क्या आंसर होगा इसका? व्हाट डज। चूँकि ये सिंगुलर आ रहा है आगे तो इसलिए दैट्स वाई डज होगा। व्हाट डज अ स्टैम्प कलेक्टर डू, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर डैश फॉर यू। यस बिल्कुल सिंपल, दे आर वेटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट है हेलो आर यू डैश अ केक। अब मेकिंग हो जाएगा, सिंपल कंटिन्यूस टेंस आ रहा है। नेक्स्ट है ही डैश वेल इन द लास्ट टेस्ट। सही है, ही डिड वेल इन द लास्ट टेस्ट, पास इंडेफिनिट है। उसने अपने गुज़िश्ता टेस्ट में बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट है डैश यू सीन अ गुड फिल्म लेटली। जैसे जो लेटली आ जाता है, लेटली का मतलब होता है अभी अभी, या जस्ट के मायने में इस्तेमाल होता है। लेटली है, जस्ट का वर्ड जब आता है तो परफेक्ट टेंस का सेंस आता है हमारे पास, ठीक है। सो देयर विल बी हैव। सो हैव यू सीन अ गुड फिल्म लेटली, क्या आपने अभी अभी कोई एक अच्छी फिल्म देखी है? 11th है बाबर डैश द मुग़ल एम्पायर। बाबर हैड फाउंड द मुग़ल एम्पायर। देखिए यहाँ पर जो पास्ट हैड फाउंड का जो सेंस आ रहा है, हैड फाउंड नहीं हो सकता।
तो रीज़न जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हैड फाउंड, तो इसका मतलब कि ये टेंस हमारे पास हुआ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस कैन नेवर एग्जिस्ट अलोन इन अ सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट जो है वो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अकेला नहीं होता है, हमेशा वो किसी पास्ट इंडेफिनिट के क्लॉज के साथ मौजूद होता है। तो कभी भी हैड फाउंड के साथ एक सिंपल सेंटेंस आप नहीं बना सकते। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ही सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट नहीं लग सकती है जब तक उसके साथ एक पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस ना हो, जब तक अर्लियर और लेटर एक्शन वाली बात ना हो। तो ये पास्ट के सिर्फ एक एक्शन की बात की जा रही है जो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। उसके लिए वर्ब के सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करिए, क्या लगेगा? फाउंड भी नहीं लगेगा। जैसे एक तो होता है फाइंड, हमारे पास एक फाइंड हमारे पास एक वर्ब होता है जिसके मतलब होता है ढूंढना, ढूंढना। इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। इसकी V2 और V3 है। फाउंड मतलब ढूंढा। और एक हमारे पास फाउंड जो होता है ना, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है जिसके मतलब होता है कायम करना किसी चीज़ को, फाउंडर से निकला है। और इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फाउंडेड। दिस इज़ V2 एंड V3। ठीक है, कायम किया। तो फाउंड जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है। अगर ढूंढने के मामले में कहा जाएगा तो फाउंड सेकंड फॉर्म हो जाती है, और अगर कायम करना है तो यही फाउंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म फाउंडेड है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फाउंडेड। जैसे ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडेड पाकिस्तान, फाउंड पाकिस्तान कौन ने लिखा है? तो बाबर फाउंडेड द मुग़ल एम्पायर, उसने कायम किया मुग़ल सल्तनत को। समझ गए? तो ये बेसिक टेंस, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक टेंस की जो स्किल्स है ना, जस्ट यू नीड टू नो दैट थिंग ना। अगर आपको वो बेसिक टेंस के स्किल्स आपको पता है तो इट विल नॉट बी वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर यू टू डू। ठीक काम। आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ही डैश लास्ट ईयर। क्या हो जाएगा? ही डाइड लास्ट ईयर। चूँकि लास्ट आ गया तो उसका मतलब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का सेंस आएगा, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी डाइड। गुज़िश्ता साल वो मर गया। ही रिफ्यूज टू एडमिट दैट ही डैश माई बुक्स। जैसे क्या कह रहे हैं आप? जैसे यहाँ पर हेड स्टूडेंट आ सकता है, तो उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेरी किताबें चुराई थी। तो दो पास्ट एक्शन है ना इसमें, पहले उसने किताबें चुराई है, बाद में इनकार किया। तो जो पहला एक्शन होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, हैड स्टोलन। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट आता है हमेशा एक दूसरे क्लॉज के साथ, कभी अकेले नहीं आता। नेक्स्ट है आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही डैश इन। यस, क्या कह रहे हो लैबा? कम, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये पास्ट का सेंस चल रहा है यहाँ पर, पास्ट चल रहा है ना यहाँ पर, तो वो तो कम कैसे आ सकता है? तो व्हेन ही केम इन, जब वो अंदर आया, सेकंड फॉर्म लगेगी ना पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट के साथ पास्ट आएगा, पास्ट के साथ प्रेजेंट कभी भी नहीं आता। सिंपल लॉजिक है, ये बताया तो था आप लोगों को। नेक्स्ट है वेयर डैश यू लॉस्ट योर पेन। तुमने अपना कलम कहाँ खोया? वेयर डिड यू लॉस्ट योर पेन, पास्ट का सेंस है इसमें। नेक्स्ट है शी हैज़ डैश 2 डज़न पेंसिल्स। है उसके बाद जाहिर सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो क्या आ जाएगा? बाउट आ जाएगा। शी हैज़ बाउट 2 डज़न पेंसिल्स। ठीक है जी। नेक्स्ट है नॉन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डैश।
हैज़ आ गया ना थर्ड फॉर्म, फेल्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 17 तक हो गया। समझ में आ गए सारे? देखो ये चीज़ें आपको पता है, इसको माइंड में कहीं पे सेव कर लो, काम आती है ज़िंदगी में चीज़ें ये। तो इतने टेंसेस हमें आने चाहिए, तो आप माइंड में ही ना रूल्स को सेव कर लो कि इसके साथ ये रूल लग रहा है, इसके साथ ये रूल लग रहा है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो कोर्स के अंदर है, ये तो हमारे ज़िंदगी भर काम आएगी जब आप कुछ भी करेंगे। तो टेंस वर्ब का जो करेक्ट यूजेज है वो हर इंसान को आना चाहिए, जो स्टूडेंट होता है ख़ास तौर पे, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट हो। वर्ब का इस्तेमाल करना सबको आना चाहिए, ये बिना वर्ब के आप इंग्लिश ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं। साइड सी बात है ना भाई, ये छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो हम कमिट करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन सा वर्ब आने वाला है, ठीक है, कौन सा टेंस किस तरह की सिचुएशन को शो करता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डूइंग हिज वर्क ही डैश टू बेड। यस सही, अपना काम करने के बाद वो सोने चला गया। इवेंट टू बेड, सही है, ऐसा ही हो, पास्ट लगेगा। 19th है, द म्यूजिशियन डैश टिल लेट एट नाइट। क्या हो सकता है, क्या होगा बेटा? सिंग होगा, मतलब सी ऑप्शन। कभी ज़िंदगी में सी हो नहीं सकता, रीज़न मैं बता देता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मान लेते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल था, है नहीं वैसे, मान लेते हैं। द म्यूजिशियन हमारे पास सिंगुलर है, तो अगर आना ही था ना तो सिंग्स आना था, सिंग तो आना ही नहीं था, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। सिंग डाल के तो उन्होंने पहले ही बता दिया, हो ही नहीं सकता, तो डन नहीं हो सकता, 110% ये हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो तुम, सही है। तो सिंग्स नहीं हो सकता, संग तो लिखा हुआ ही नहीं गई, सैंग लिखा हुआ है, संग तो थर्ड फॉर्म होता। यस देखो, वॉज सिंग भी हो ही नहीं सकता, कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि वॉज के बाद आईएनजी फॉर्म आनी थी, सिंगिंग होना था, तो ये तो फॉर्मेशन की मिस्टेक है इसके अंदर। हैज़ बिन सिंगिंग कभी भी नहीं हो सकता, सिंस और फॉर है नहीं जुमले में, तो क्या बच गया? सैंग बच गया, यही होना था फिर, और क्या होना था? एलिमिनेशन करके भी हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करके। क्या? यस हाँ ना, सिंग होता है, सिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, सिंग सैंग संग, इस तरह से चलता है ना ये, सिंग सैंग संग। इसी तरह से और वर्ड क्या होते हैं? रिंग रैंग रंग, है ना। तो ये इस तरह से ये 1 चलती है, 2 चलती है, 3 चलती है। नेक्स्ट है 20 है, आई डैश कराची इन 1965। बहुत इजी है, विजिटेड होगा, सही है, पास्ट का सेंस है। मैंने 1965 में कराची का सफ़र किया। आई हैज़ विजिटेड तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हैज़ तो आएगा नहीं, आई है तो हैव आना था, ऐसे ही गलत है। आई वॉज विजिटिंग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि विजिटिंग, विजिट जो है ना हमारे पास, ये एक स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, तो कंटिन्यूस में तो इसका सेंस आ ही नहीं सकता। आई एम विजिटिंग यू नहीं हो सकता है ये जुमला, आई विजिट यू बस। मे विजिट कराची 1965, ये तो सेंस पास्ट का आ रहा है, तो ये मे विजिट तो नहीं सकता ना, मैं शायद करूँगा सब, तो वैसे भी नहीं होता, तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम डैश इन अ डे, मतलब ये एक वो है ना ईडियम है कि गांव एक दिन में नहीं बस जाता। रोम एक शहर है, तो रोम डैश इन अ डे, मतलब रोम एक दिन में नहीं बसता, या एक दिन में नहीं बना। क्या बोलें?
क्या होगा जल्दी बताएं। रोम एक दिन में नहीं बना। हाँ जी, क्या करो मुनज़्ज़ा। डी क्या कर रहा है? बस सी तो हो नहीं सकता। रोम एक पुराना शहर है, तो ये नहीं कहेंगे रोम एक दिन में नहीं बनेगा, तो अजीब सा जुमला हो जाएगा। ठीक है, रोम एक दिन में नहीं बना, पास्ट का सेंस है, फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता था। सी गलत हो गया। डी पे आते हैं, वॉज नॉट बिल्ड। ये पैसिव वॉइस चल रहा है ना, रोम एक दिन में नहीं बना, किसने बनाया क्या पता। तो ये पैसिव वॉइस चल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो आप डी ऑप्शन बता रहे, डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज बिल्ड जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इतने गलत करने के बाद तो सही हो ही जाएगा। यही तो मसला है कि आप पहली बार में गलत लगा तो अगली चॉइस आपको एंटी टेस्ट में थोड़ी ना देता है कोई। बिल्ड फर्स्ट फॉर्म, बिल्ड सेकंड फॉर्म, बस याद रख लो। हाँ, दोनों में टी होता है। बिल्डिंग आईएनजी फॉर्म, अब बिल्डिंग से याद कर लो ना। आईएनजी फॉर्म किसके साथ लगती है? फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है ना। तो बिल्डिंग तो नहीं बोलते, बिल्डिंग बोलते हैं, तो बिल्ड फर्स्ट फॉर्म हो गई। इस तरह से लॉजिक बना लो। ओके, शी डैश मी अ कप ऑफ टी यस्टरडे। अब यस्टरडे आ गया, पास्ट एंड एफिट ठोक दो। हाँ, डिड नॉट ऑफर, यस्टरडे आ गया ना, तो पास्ट का सेंस है। तो शी डिड नॉट ऑफर मी अ कप ऑफ टी यस्टरडे। नेक्स्ट है, व्हेन आई रीच देयर द प्रोफेसर डैश द लेक्चर। हैड डिलीवर्ड, बिल्कुल सही है, दो डबल सेंस आ रहा है। द प्रोफेसर हैड डिलीवर्ड द लेक्चर। My father dash angry when he heard it. चलिए ये पास्ट आया ना, तो ये सी और ए तो हो नहीं सकता। अब बच गया बी और डी। इज बिकमिंग भी नहीं हो सकता, बी ही है। द थीफ डैश इनटू द हाउस यस्टरडे। यस, यस्टरडे आ गया, द ब्रोक सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गए सारे मसला किसी क्वेश्चन में? ईजी है तो बड़े ऐसे ही, मतलब बहुत बेसिक है, मतलब। चलो भाई, 6 है, आमना वॉज ईटिंग एप्पल्स व्हेन आई डैश हर। मैंने सॉ हर, सही है। 7th है, इट डैश मी अ लॉट ऑफ मनी। क्या? डी, बी, यस। मतलब ये मुझे बहुत महंगा पड़ा गया, इसमें मेरे बहुत सारे पैसे लगे। कोस्ट जो है ना, दिस इज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कोस्ट तीनों फॉर्म होती है ना, तो ये सेकंड फॉर्म के तौर पे यहाँ पर लगा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट है ये। नेक्स्ट, आई डैश द कॉलेज इन सितंबर। गलत जवाब। रीज़न क्या है इसके गलत होने की? कि ये टेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो अब चूँकि टेंस प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यू कैन नॉट मेंशन द टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी टाइम ऑफ एक्शन मेंशन नहीं किया जाता। अगर टाइम ऑफ एक्शन मेंशन किया जा रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। कभी हो जाएगा ज्वाइन। मैंने ज्वाइन किया कॉलेज सितंबर में, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ सितंबर में, ये सही जुमला नहीं है। ठीक है, ज्वाइंड है ये। नेक्स्ट है, द फायर डैश ऑल द नाइट्स। क्या होगा? ए बी सी डी, क्या कह रहा हूँ? बी ऑप्शन, आग जलती रही सारी रात, क्या सही है?
बर्न। नेक्स्ट है ही डैश ऑफ एज आफ्टर 2 years। ना 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 ना, मतलब ये तो अब सही है। ही डैश आफ्टर 2 years। हाँ, ही विल कम, ही मे कम, दोनों हो सकता है। सही कह रहे हो आप बिल्कुल। विल कम का सेंस भी आ सकता है और मे कम भी आ सकता है, दोनों करेक्ट है इसमें ना, क्योंकि वो आएगा 2 साल बाद और वो आ सकता है 2 साल बाद, तो सही है, दोनों ही करेक्ट है। ही डैश वेल इन द लास्ट टेस्ट। ही डिड वेल इन द लास्ट टेस्ट। सही है। तो देख ले आप कहाँ पर आपने क्या सोचा था और गलती कहाँ पर निकली है। लाजमी इसको देखें और अपनी गलती को ना मेमोराइज़ भी करें कि मैंने गलती कहाँ पर की है। अदरवाइज़ इस लेक्चर को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप अपने अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं ला रहे, अपने अंदर बेहतरी नहीं ला रहे, तो बेकार लेक्चर है फिर। तो ये रट्टा तो मारेंगे नहीं कौन सा एग्जैक्ट ये सवाल उठ के आएगा। इसके यूजेजेस में कुछ भी आ सकता है। मीन्स आप देख लें कि आपको कमी कहाँ पर लगती है, आपके कौन सा टेंस वीक है, आपको किस टेंस में मसला आता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अक्सर किसी को प्रेजेंट सही होता है, किसी की पास्ट सही होती है, किसी के फ्यूचर, तो आपको सारे टेंसेस सही करने हैं अपने, वो सेंस के लिहाज से पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज डैश फॉर मिसकंडक्ट। उसके मिसकंडक्ट की वजह से फाइन किया गया, क्या हो जाएगा? ही वॉज फाइंड फॉर मिसकंडक्ट। कौन सा टेंस है ये? हाँ, पैसिव है ना ये। किस टेंस का पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, सिंपल ही है। तो वॉज वर्क के साथ अभी थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एक्शन मिसिंग है। किसने उसको फाइन किया ये नहीं लिखा हुआ, बस उसको फाइन किया गया उसके मिसकंडक्ट की वजह से। जब डूअर ऑफ एक्शन मिसिंग होता है सेंटेंस में, तो वही पैसिव वॉइस कहलाता है। पढ़ा होगा आपने 9, 10, 11, 12। 13 है यू डैश नॉट इन द मीटिंग। तो मीटिंग में नहीं थे, तो यू वर नॉट इन द मीटिंग। नेक्स्ट वी डैश होम बिफोर शी केम। उसके आने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। हाँ, गलत जवाब, डबल एक्शन है। हैड रीच्ड, बताया था डबल एक्शन है ना भाई। उसके घर पहुंचने से पहले, मतलब उसके आने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो हैड जब आ गया तो वही लगाएंगे ना फिर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट वॉज आई हु डैश हिम इन ट्रबल। ये मैं था जिसने उसकी मदद की उसकी परेशानी में। यस, इट वॉज आई हु हेल्प्ड हिम इन ट्रबल। सही है। 16 शी वॉज क्राइंग एज इफ शी डैश। क्या होगा बताएं? ये तो पिछली बार भी किया था ना, शी वॉज इन अ ग्रेट पेन। वुड दैट शी डैश अ डॉक्टर, ये भी कल किया था। कल ही तो किया था, भूल गए। काश वो एक डॉक्टर होती। वर आ जाएगा, यही तो बता रहा था मैं आपको। सब्जेक्टिव केस भूल गए, कल ही तो बताया था। इमेजिनरी सिचुएशन है ये। जैसे वुड दैट आई वर रिच, तो वुड दैट शी वर अ डॉक्टर, लाइक दैट। तो वॉज नहीं लगेगा, वर्ड लगेगा, चूँकि इमेजिनरी सिचुएशन है इस वजह से। नेक्स्ट द पेशेंट डैश बिफोर ऑपरेशन। पेशेंट ऑपरेशन से पहले ही मर गया, तो हैड डाइड, डबल एक्शन है। पहले पेशेंट मरा, उसके बाद ऑपरेशन हुआ। नेक्स्ट है आई डैश अ बुक व्हेन शी केम इन। मैं किताब पढ़ रहा था जब अंदर आई। क्या? यार देखो, पास्ट गलत बता रहे हो ना। देखो, अगर पास्ट में 2 एक्शन चल रहे हो, पास्ट में एक लॉन्गर एक्शन चल रहा हो, उस एक्शन के बीच में
एक शॉर्टर एक्शन आ जाए, तो जो लॉन्गर एक्शन होगा ना उसको पास्ट कंटिन्यूस से शो किया जाएगा, और जो शॉर्टर एक्शन होगा वो पास्ट इंडेफिनिट से शो होगा। जैसे कि शी वॉज कटिंग अनियन व्हेन शी कट हर फिंगर, जब उसकी उंगली कटी तब वो प्याज काट रही थी। लंबा एक्शन था प्याज काटने का, उंगली कटने का एक्शन छोटा था। जैसे कि आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन शी केम इन, जब वो अंदर आई तो मैं किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ने का एक लॉन्गर एक्शन, उसका आना एक शॉर्टर एक्शन है। तो अगर बड़े लॉन्गर एक्शन में कोई एक्शन इंटरप्ट हो जाता है ना, तो जो लॉन्गर एक्शन होता है वो पास्ट कंटिन्यूस में बनता है और शॉर्टर एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। हम उर्दू में भी यही बोलते हैं कि जब वो अंदर आए मैं किताब पढ़ रहा था, जब ऐसा हुआ तो ये हो रहा था, है ना। जब चोरी हुई तो सारे पुलिस वाले सो रहे थे। तो बताइए लॉन्गर एक्शन के बीच में एक शॉर्ट एक्शन होगी। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि पास्ट परफेक्ट के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लगे, पास्ट कंटिन्यूस के साथ भी पास्ट सिंपल लग सकता है, पास्ट इंडेफिनिट लग सकता है। रीज़न ये है लॉन्गर एक्शन और शॉर्टर एक्शन। समझ गया, कॉमन सेंस, बड़े सिंपल बच्चों वाली बात है ये, तो बहुत तगड़ी मोटी बात नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट है आई डैश द कॉलेज इन सितंबर नेक्स्ट। बोलो जल्दी बोलो, ज्वाइंट हो जाएगा बिल्कुल। तो टाइम ऑफ एक्शन आ गया, दैट्स वाई। सही है, समझ में आ गया सारे। तो मसला किसी भी सवाल में जो समझ में ना हो, तो हर सवाल का कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये वर्ड क्यों नहीं आया, ये वर्ड क्यों आया, लॉजिक्स हैं उसके पीछे। मैं ना याद करके नहीं आया घर से इसको, ना आपको घर से याद करके आना है इसको, आपको एट द स्पॉट आंसर देना है कि इसका ये है, उसका ये है। सिंपल सी बात है ना भाई। तो मसला यहाँ तक तो बहुत इजी है। देखो सिंपल है, इसमें याद करने वाली चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं सारे टेंसेस के। वो कॉन्सेप्ट से अगर आप करोगे तो इजीली आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैं भी इसको जो ये एमसीक्यूज़ होता है कॉपी पेस्ट कर रहा होता, उसको मतलब लाइक मैं खुद लिखता नहीं हूँ उसको, ये इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू कॉपी पेस्ट हो रहे होते हैं यहाँ पर। और मैं उस वक्त खुद भी, चूँकि टाइम ही कम होता है, अब आधे से 1 घंटा स्लाइड बनाने का टाइम रखता हूँ मैं। पूरे जाहिर सी बात है क्लास लूँगा कि मैं स्लाइड बनाऊँगा। अब स्लाइड बनाने का कितना टाइम, आधा घंटा 1 घंटा स्लाइड बनाने में लग जाता है, और उसको पढ़ने का भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पढ़ सकूँ उसको लिखा हुआ गया इसमें। मैं क्लास में आके डायरेक्ट पढ़ रहा होता हूँ कि चाहिए लिखा हुआ है। ये चीज़ मुझे भी उसका आंसर पहले से नहीं पता होता ये आने वाला है, इसलिए समटाइम गलत क्वेश्चन भी होता है जिसके 2 ऑप्शन जैसे करेक्ट आ रहे हैं। अगर मैं उसको पढ़ के करूँ तो शायद मैं क्वेश्चन ही हटा दूँ, लेकिन मैंने देखा भी नहीं होता एक बार भी कि क्वेश्चंस क्या है। बस हमें पता है कि मुझे चूँकि टेंस आता है, आपको टेंस आता है, तो हम कर लेंगे। हम इसको एक बार देखने की ज़रूरत नहीं है पहले से उसको, हम फिल बदिया कर लेंगे, एट द टाइम एट द स्पॉट कर लेंगे उसको। और एप्टीट्यूड में भी एट द स्पॉट करना है आपको, पहले से नहीं पता होगा कि ये सवाल आएगा, कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु नोज व्हाट डैश नेक्स्ट। कौन जानता है आगे क्या होगा? यस सही है बिल्कुल। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, फ्यूचर लगेगा ना, कौन जानता है कि आगे क्या होगा। नेक्स्ट है द मदर विथ हर डॉटर डैश। अच्छा ये आ गया अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बताया था ना मैंने आपको। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा है उसको समझ लें कि जब विथ के साथ, देखो द मदर विथ हर डॉटर, अब चूँकि विथ के साथ आ गया ना ये, अब विथ आ जाए या विथ के बजाय अगर ये आ जाए अलॉन्ग विथ आ जाए, तो सूरत में क्या होता है, जो फर्स्ट वाला 2 सब्जेक्ट आ गया ना, इसके मतलब एक सब्जेक्ट ये रहा और एक सब्जेक्ट हर डॉटर हो गया। तो सूरत में क्या करते हैं, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, बस उसी को देखते हुए वर्ब को फिट करते हैं। तो द मदर विथ हर डॉटर हैड कमिंग, कमिंग, माइट कम। ये तो डायरेक्टली बन जाएगा, इसको तो अग्रीमेंट का मसला ही नहीं, ये तो विल कम डायरेक्ट हो जाएगा। मुझे लगा शायद अग्रीमेंट का सवाल ही है, अक्सर ऐसे सवाल अग्रीमेंट में आ रहे होते हैं, इज़ कमिंग, आर कमिंग, इस तरह से बच्चे बोलते हैं इज़ लगेगा कि आर लगेगा, कि अम्मी भी है उसकी बेटी भी है, 2 लोग हैं तो आर लगेगा बट इज़ लगेगा, क्योंकि द मदर के हिसाब से लगाएंगे। बट यहाँ ये वो सवाल है ही नहीं, ये तो सिंपल सवाल हो गया। हेड कमिंग तो हो नहीं सकता था, सिर्फ कमिंग तो हो नहीं सकता है, माइट के साथ केम तो आ नहीं सकता, माइट कम आएगा, मोडाइल वर्ब है, तो बच वही विल कम किया तो विल कम ही हो। तो ये एग्रीमेंट का सवाल नहीं है, बेसिक वर्ब का ही मसला। ही डैश हियर यस्टरडे,
क्या हुआ? शी केम हेयर यस्टरडे। सही है। फोर्थ है, आई डैश द पिक्चर ऑन द वॉल। क्या? पॉसिबल ही नहीं है। V3 रिंग रैंग रंग हिंग। हाँ, ABCD। देखो सेंस देखो ना, छोड़ो हटा, आपके तो गलत हो गया। तो आई डैश द पिक्चर ऑन वॉल, देखो हो तो हैंग भी सकता है, सेंस पे जाएंगे ना। मैं दीवार पर तस्वीर लटकाता हूँ। अब दा पिक्चर की बात की है ये ना, अब दा पिक्चर की बात करें तो कोई ख़ास पिक्चर है। अब वो बार बार थोड़ी लटकाएगा उसको। हाँ, मान लो एक इंसान की आदत है कि वो हर रोज़ रोज़ाना पिक्चर जो है दीवार पर टांगता है, लेकिन फिर वो जो पिक्चर होगी ना, दा पिक्चर नहीं होगी फिर वो। मतलब इसमें एक ही तस्वीर को बार बार थोड़ी ना वो लटकाएगा दीवार पे। मतलब एक बार उसने क्या किया कि दीवार पर तस्वीर को लटकाया, तो मैंने दीवार पर तस्वीर को लटकाया, पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा? ओके, सही है, सही है। एक मिनट। अच्छा, हैंग जो है ना, वो एक तो हैंग होता है लटकाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लटकाना किसी चीज़ को। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड होती है, लटकाया। और एक जो है ना हैंग होता है वो वाला हैंग अप, कॉल जो हैंग अप करता है ना भाई, हंग अप, तो वो हैंग और हंग सेकंड फॉर्म्स की जाती है। लटकाने वाले के लिए हैंग्ड ही होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ये ऑप्शन हो जाएगा, आई हैंग द पिक्चर ऑन द वॉल। मतलब मैंने लटकाया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस आ रहा है जुमले में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे नहीं सकता ये जुमला। नेक्स्ट है, दिस इज़ द मैन हु डैश मी, ये तो हो गया ना पीछे, हेल्प मी, ऊपर गया था अभी कहीं। नेक्स्ट है, प्रॉमिस दैट यू डैश इन फ्यूचर, वादा करोगे तुम मुस्तकबिल में काम करोगे। क्या यू विल वर्क, सिंपल, आप फ्यूचर का सेंस आएगा। सेवंथ है, ही हैज़ ऑलरेडी डैश द एग्जामिनेशन। यस, ऑलरेडी आ गया, चुके, बिल्कुल सही। ऑलरेडी जब भी आता है तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेते हैं वो, और हैज़ आ गया तो हैज़ के साथ वैसे भी थर्ड फॉर्म आनी थी। सही है, टेक टू टेकन। क्या समझे को समझ में आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है? भैया बिल्कुल भी नहीं, एकदम फुल फ्लाइट जा रहा है 16 तैयारा से दिमाग के ऊपर से। समझ में आ रहा है ना भाई? इतनी इंग्लिश हमने पढ़ी, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, इतनी महंगी महंगी फीस दी, इतना तो आता है। ऐसी भाई इतना तो आता ही है यार, तो उर्दू मीडियम से तो आ ही नहीं है कि ये भी रहा है ना भाई। ये इस और इससे अंग्रेज़ी फरफर नहीं बोलना शुरू कर दोगे आप। ये बहुत बेसिक चीज़ है जिससे जो इंग्लिश के अदना से एक तालिब इल्म को पता होना चाहिए। मतलब इससे कोई ये नहीं कि बहुत वो हाई फाई लेवल की चीज़ नहीं सिखा रहा मैं आपको, ये बहुत बेसिक बात है जो हर इंसान को आना चाहिए जो इंग्लिश समझता है, पढ़ता है, बोलता है, लिखता है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आप इसका आंसर दें, करेक्ट दें। अगर इसका आंसर भी नहीं दे पा रहे तो मतलब देर इज सम मिस्टेक ना, मतलब कोई बहुत खतरे की घंटी है ये आपके फ्यूचर में, आपके मुस्तकबिल में, कि आप इंग्लिश में कभी भी एक्सेल नहीं कर सकोगे। आपको वर्ब का इस्तेमाल ही नहीं पता कहाँ करना है, आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का ही नहीं पता, तो आप एक लाइन इंग्लिश लिख सकते हो ना बोल सकते हो, एक लाइन नहीं लिख सकते ज़िंदगी बिना वर्ब किए अगर सही तरह से इस्तेमाल करो। बहुत ज़रूरी चीज़ है। नहीं बना डॉक्टर, लेकिन कुछ भी बनोगे ज़िंदगी में ये तो काम आएगा, आसान सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय हु डैश यू इज़ माई ब्रदर। क्या आएगा बताओ, बाकी सब भी बताओ क्या आएगा। वो लड़का जो तुमसे मिला वो मेरा भाई है। मैट होगा, मैट ही होती और क्या होता। मीट तो हो नहीं सकता था वैसे भी, मीट्स होता अगर होता भी तो।
नहीं, तो दूसरा क्लॉज पास का थोड़ी ना है, प्रेजेंट का है। वो लड़का जिससे तुम मिली वो मेरा भाई है, उसका मतलब ये हुआ ना। इस मीटिंग यू, मीटिंग नहीं हो सकता, स्टैटिक वर्ब है, मीट की एनजी फॉर्म नहीं बनती। आई एम मीटिंग यू नहीं हो सकता है, मीट यू ही होता है। मीट्स, द बॉय हु मीट्स यू इज माई ब्रदर। मेरे लिहाज से ए नहीं होगा। लॉजिक क्या है इसके पीछे? प्रेजेंट आ रहा है ना, द पास्ट के साथ हमेशा पास्ट लगता है, पास्ट के साथ कभी प्रेजेंट नहीं लगता है। तो मेट अगर लगाएंगे तो पास्ट होगा, तो अगला प्रेजेंट कैसे आएगा? ये तो इंग्लिश ग्रामर के रूल्स फेल हो जाएंगे सर। होना ये चाहिए, मीट्स होना चाहिए, बी था तो यू, तो वही तो वो मेरा भाई, मतलब मेरे भाई से तो मिली थे, तो वॉज के सेंस में ही है। अब देखो इस जुमला मैं ही लिख रहा हूँ, द बॉय हु मीट्स यू इज माई ब्रदर। वो लड़का जो तुमसे मिलता है वो मेरा भाई है, ये ज़्यादा बेहतर सेंस है। वो लड़का जो तुमसे मिलता है वो मेरा भाई है। हाँ, अगर ये तरह के वो लड़का जो तुमसे मिला वो मेरा भाई, उर्दू में भले हम ऐसे बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे वॉज माई ब्रदर। द बॉय हु मेट यू वॉज माई ब्रदर, इज़ माई ब्रदर नहीं बोलेंगे, भले आप उर्दू में कैसे भी बोल रहे हैं। इस बात उर्दू और इंग्लिश में फ़र्क है, टेंस में भी फ़र्क है। उर्दू में हम पास के साथ प्रेजेंट लगा सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं लगा सकते हैं। इंग्लिश के सेट रूल्स हैं जो आगे पीछे नहीं हो सकते, उर्दू के रूल्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, इंग्लिश में नहीं होता। नेक्स्ट है, टाइम वेंस गॉन कैन नॉट बी डैश। एक बार वक्त चला जाए तो वापस नहीं आता। देखो ना, पैसिव वॉइस बना हुआ यार, ऐसी लॉजिक समझ में आ रही। कैन नॉट बी आ गया ना, मॉडल वर्ब के साथ जब भी बी आ जाता है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस है। मतलब V3 लगाओ इसमें उठा के, V3 क्या है? रिकॉर्ड। इतना क्या सोचना, मॉडल वर्ब के साथ जब बी आ जाए ना तो उसका मतलब ये पैसिव है। जैसे यू कैन बी पनिश्ड, तो मैं सजा दी जा सकती है, तो पैसिव है। तो कैन नॉट बी रिकॉल्ड। तो ये सारे रूल्स याद रखिए ना। एज सून एज दे केम आउट इट डैश टू रेन। जैसे ही वो बाहर आए बारिश होनी शुरू हो गई। तो अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास होती है बिगिन, शुरू करना। वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बिगैन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बिगन। क्या होगा? बिगिन तो हो नहीं सकता क्योंकि केम आउट है। इट बिगिनिंग टू रेन, ये तो बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आ ही नहीं सकता। अब ये बी भी नहीं हो सकता क्योंकि थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के आ नहीं सकता, तो बिगेन है। इट बिगेन टू रेन, मतलब जैसे ही वो बाहर आए बारिश शुरू हो गई। नेक्स्ट, ही डैश इन कराची नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक अगला हफ्ता क्या होगा? विल बी। ही विल बी इन कराची नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो कराची में होंगे। यू ईट एक्सेसिवली यू डैश हिल। हाँ, अगर तुम ज़्यादा खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। यू विल बी। समझ गए सारे? क्लियर हुआ कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट आई डैश व्हाट टू डू द नेक्स्ट द फोन रैंग। जैसे ही मैंने सोचा कि क्या करना है आगे, फ़ोन की घंटी बजी। तो ये बड़ा मसला है। चलो सी तो नहीं होगा, आप ए बी डी में से एक है, ये तो पता है। ठीक है, पास्ट आ रहा है आगे। जस्ट आई हैड वंडर्ड व्हाट टू डू नेक्स्ट द फोन रैंग। यार ये अभी तो बताया था, वॉज वंडरिंग। देखो ये लॉन्गर और शॉर्टर एक्शन की बात है ना। जब मैं सोच रहा था क्या करना है तब फ़ोन की घंटी बजी, तो लॉन्गर एक्शन में। शॉर्टर एक्शन हुआ एक सोच के बीच में घंटी बजी, सोच तो रहा था वो। नेक्स्ट, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड डैश देयर प्रेयर्स। वोक अप, सॉरी वोक अप, पास इंडेफिनिट है, V2 है। अब अगला प्रेजेंट तो आ नहीं सकता, सेइंग कट गया।
से कट गया। हाँ, डिड से क्यों आएगा, सैड आएगा। एंड सैड देयर प्रेयर्स, डिड से थोड़ी ना कुछ होता है। 15 वी मेट अ स्ट्रेंजर हु वाज डैश इन अ स्ट्रेंज कॉस्ट्यूम। मेट V2 मतलब पास्ट का सेंस। मिले एक अजनबी से जिसने पहना हुआ था अजीब किस्म का एक कपड़ा। वॉज, क्या होगा? ABCD। D नो, कोई जुमला नहीं होता। अरे वह C होगा भाई। ड्रेस्ड, मलबूस। सिंपल इसका मतलब है ना कि वो मलबूस था। शी वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो लाल लिबास में मलबूस थी। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्यूटीफुल लाइक अटायर, तो मतलब वॉज के साथ ड्रेस्ड आएगा ना इसमें। अगरचे शायद ये पैसे भी बन रहा है हमारे पास है विदाउट बैक, पैसे भी बन रहा है ना ये। वो मलबूस था, राइट से बात था, अगर थर्ड फॉर्म नहीं आती पैसे भाई। और वॉज ड्रेसिंग ये नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू डैश एज आई टोल्ड यू यू वुड हैव सक्सीडेड। कंडीशनल है भाई, कंडीशनल है। कौन सा कंडीशनल? थर्ड कंडीशनल। कंडीशनल पढ़ा है किसी ने आज तक? वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वुड हैव के साथ थर्ड कंडीशनल में इफ़ वाला क्लॉज किस टेंस में बनता है? याद है किसी को आज तक? थर्ड कंडीशनल में इफ़ वाला क्लॉज किस में बनता है? अब तो भूल गए तुम लोग, दोबारा पढ़ाना पड़ेगा कंडीशनल। अब 3 तो कंडीशनल है गिनती के। पास्ट परफेक्ट में मतलब कौन बताया? हाँ, गुड। इफ़ यू हैड डन एज आई टोल्ड यू, अगर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है ना तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आएगा, हैड डन। और अगर वहाँ वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट आएगा, है ना भाई। इफ़ यू डिड एज आई टोल्ड यू यू वुड सक्सीड, मतलब वुड अगर आ रही है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, वुड हैव आ रहा है तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, और अगर वहाँ विल आ रहा है तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल। 3 ही तो कंडीशन है। विल आ गया तो प्रेजेंट सिंपल, वुड आ गया तो सेकंड वो विल आ गया तो फर्स्ट कंडीशनल, वुड आ गया तो सेकंड कंडीशनल, वुड हैव आ गया तो थर्ड कंडीशनल। और कोई लॉजिक थोड़ी ना इसके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हेन आई सॉ हिम ही डैश टू द स्टेशन। जब मैंने उसे देखा तब वो स्टेशन जा रहा था। लॉन्गर एक्शन, शॉर्टर एक्शन है, सिंपल। क्या हो जाएगा? वॉज गोइंग, मतलब वो जब स्टेशन जा रहा था तब मैंने उसे देखा, ठीक है। एज सून एज ही इज़ रेडी वी डैश फॉर द स्टेशन। जैसे ही वो तैयार होगा तो हम स्टेशन के लिए रवाना होंगे। Yes, we will start. We will start for the station. सही है। तो जैसे ही वो तो रेडी होगा हम स्टेशन के लिए रवाना हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही डैश द एग्जामिनेशन। हैड आ गया तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, क्या हो जाएगा? वुड हैव पास, थर्ड कंडीशन आ गया दोबारा। वेयर डैश यू गो यस्टरडे। तुम कल कहाँ गए? यस्टरडे। वेयर डिड यू गो ना? सही है जी। तो मसला समझ में आ रहा है ना? अब आप जल्दी जल्दी आंसर बताओ ना, ख़त्म करो लेक्चर ये।
द एक्यूज डैश अ फ्यू डेज बैक। जिस एक्यूज मतलब मुलजिम, मुलजिम को हिरासत में लिया गया कुछ दिनों पहले। वॉज अरेस्टेड, बिल्कुल पैसिव वॉइस है। किसने लिया हमें क्या पता, बस ले लिया गया हिरासत में, तो वॉज अरेस्टेड। सेकेंड, वी डैश टू सी अ पिक्चर लास्ट नाइट। गुज़िश्ता रात हम एक पिक्चर देखने गए। हाँ, वेंट होगा ना, हैव गॉन कहाँ से हो जाएगा? टाइम लास्ट नाइट आ गया ना, टाइम ऑफ एक्शन आ गया, हैव गॉन नहीं हो सकता। द बुक डैश लास्ट ईयर, बोलो। वॉज प्रिंटेड, बिल्कुल सही, पैसिव है, प्रिंटेड नहीं होगा ना। तो किताब को छापा गया, किसने छापा हमें क्या पता, पैसिव है। वलीद सक्सीडेड बिकॉज ही डैश हार्ड। वलीद कामयाब हो गया क्योंकि उसने मेहनत की थी। यस, बिकॉज ही वर्क हार्ड, सही है। जूनी वॉज ईटिंग राइस व्हेन आई डैश हर। सॉ हर, बिल्कुल लॉन्गर शॉर्टर एक्शन है। मैंने उसे देखा जब वो चावल खा रही थी। व्हेन द फोन रैंग आई डैश अ बाथ। दोबारा वही लॉन्गर शॉर्टर, आई वॉज हैविंग अ बाथ। तो जब मैं नहा रहा था तो फ़ोन की घंटी बजी। नेक्स्ट है, यू डैश टू एंजॉय योर ट्रिप टू द हिल लास्ट समर। है डेट होगा ना, क्या तुमने एंजॉय किया अपने ट्रिप को लास्ट समर? हैव से बनेगा नहीं चूँकि टाइम ऑफ एक्शन आ गया। कंडीशनल है ही नहीं है ये, कंडीशनल नहीं है ये, तो क्लॉज है, बिकॉज लगा हुआ ना, कंडीशनल बिकॉज होने ना इफ से बनेगा ना। हाँ, वो तो हमारा वो होता है सिंपल, ज़ीरो कंडीशनल होता है, वो ज़ीरो कंडीशनल नहीं है, ये तो कंडीशनल ही नहीं है ना। ये सिंपल जुमला है कि वलीद कामयाब हो गया क्योंकि उसने मेहनत की थी, सिंपल ये। अगर बिफोर आफ्टर ये आता है ना तो पास परफेक्ट आता है, फिर अर्लियर लेटर एक्शन वाली। लेकिन बिकॉज आया तो उसमें डायरेक्टली बस दोनों पास इंडेफिनिट। नेक्स्ट, द क्लॉक हैज़ जस्ट डैश 5। घड़ी ने अभी अभी बजाए हैं 5। हैज़ आ गया, थर्ड फॉर्म ढूंढो, नहीं पता। स्ट्राइक फर्स्ट फॉर्म होती है ना, उसके बाद स्ट्रक, उसकी सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म होती है। सॉरी, स्ट्राइक स्ट्रोक सेकंड फॉर्म होती है। स्ट्राइक, स्ट्रोक और फिर स्ट्रक, तो क्या आएगा? पढ़ते हो, ये तो बहुत मशहूर जुमला है, द क्लॉक हैज स्ट्रक 5। घड़ी ने 5 बजाए। इफ़ आई गो टू लाहौर आई डैश टू यू। फर्स्ट कंडीशनल विल, यस, आई विल राइट टू यू। गुड कहाँ गुड आएगा तो यहाँ वेंट हो जाएगा, सेकंड कंडीशन हो जाएगा। नेक्स्ट, आई डैश माई प्रेयर बिफोर द सन रोज। सूरज के सन रोज मतलब राइज के सेकंड फॉर्म रोज है, पास इंडेफिनिट बना हुआ है, मतलब सूरज के तुलू होने से पहले मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली थी। यस, ये डबल एक्शन है भाई, पास परफेक्ट है, हेड सेट, ये आ गया ना पास इंडेफिनिट, और बिफोर आ गया क्या? नहीं, कंडीशनल कहाँ है ये? कंडीशनल में इफ़ आएगा, बोल तो रहा हूँ, ये इफ़ आया ना। नहीं, कंडीशनल क्लॉज 2 लगते हैं, 2 क्लॉज आ रहे हैं, मतलब बिल्कुल कंडीशनल में भी 2 क्लॉज आते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से इस जुमले में भी, बिफोर वाले जुमले में भी 2 क्लॉज आते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, लेकिन ये दोनों कंडीशनल नहीं है, इसलिए फॉर्मेशन जुमला देखने में एक जैसा लग रहा होता है। मतलब हर वो जुमला जिसमें 2 क्लॉज आ रहे हैं वो कंडीशनल नहीं होता है। कंडीशनल के लिए शर्त का होना ज़रूरी है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, लेकिन डॉक्टर कहने से पहले मरीज मर चुका था, इसमें कोई कंडीशन थोड़ी ना है, ये तो बस एक एक्शन को बताया जा रहा है कि माजी में इस काम से पहले ये काम हो चुका था। हाँ, देखने में लेकिन बज़ाहिर एक नॉर्मल स्टूडेंट को लगता है ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि वो इस तरह पैटर्न याद करते हैं, इसके साथ ही इसके साथ ही, तो याद करने की हद तक सही, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये दोनों चीज़ अलग अलग है। कंडीशनल बिल्कुल अलग है, वो सिर्फ 4 है, 0 1 2 3,
उसके अलावा नहीं है। बाकी अब टेंस के अंदर जब जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में आपको डबल क्लॉज मिलेगा, जैसे पास्ट सिंपल के साथ पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में भी आपको ये चीज़ मिलेगी, फ्यूचर परफेक्ट हमेशा प्रेजेंट सिंपल के साथ आ रहा होता है। तो ये डबल क्लॉज वाला सेंटेंस होता है, तो इसमें कंडीशनल्स उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, वो टेंस के अंदर पड़े जाते हैं। ठीक है। 11 दे आर डैश अ फोर्ट हेयर एट वन टाइम, यहाँ किसी वक्त में एक फोर्ट, एक किला हुआ करता था। यस, देयर वॉज अ फोर्ट हेयर एट वन टाइम, मतलब किसी ज़माने में यहाँ पर एक किला होता था। वैन यू नॉक्ड एट द डोर आई डैश टी, लॉन्गर शॉर्टर। आई वॉज हैविंग टी, मैं चाय पी रहा था जब तुमने दस्तक दी, ये लंबा एक्शन है। वी जस्ट डैश डिनर व्हेन आवर फादर केम होम। हाँ, ये अब अर्लियर वो लेटर अर्लियर एक्शन है ना भाई, एक काम पहले वो एक काम बाद में हो। हम डिनर शुरू कर चुके थे जब हमारे वालिद साहब आए। हैड स्टार्टेड हो जाएगा ना, वी जस्ट हैड स्टार्टेड डिनर व्हेन आवर फादर केम। तो ये काम पहले हुआ था, अबू कहने लगा नो वन केयर्ड फॉर हिम आफ्टर हिज वाइफ डैश, किसी ने उसकी देखभाल नहीं की उसकी वाइफ की मौत के बाद। हैड डाइड हो जाएगा, डबल एक्शन है। सलमा डैश फूड टुमारो, तो फ्यूचर आ गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल गुड, सही है भाई। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं समझ में आया? वो मुनज़्ज़ा ज़्यादा आंसर्स दे रही है वैसे मतलब बेसिक है ना, कोई ये थोड़ी ना इसके लिए आपको अंग्रेज़ जान होना पड़ेगा कि बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। नॉर्मल इंग्लिश जिसको आती है वो कर लेगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? इसलिए मैं प्रैक्टिस ज़्यादा करा रहा हूँ। प्रैक्टिस करने पर तो आना चाहिए ना यार इंसान को, इतने सवाल कौन प्रैक्टिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी डैश वन सर्वेंट, हमारे पास एक खादिम था, इसका मतलब ये है वी डैश वन सर्वेंट, मतलब हमारे पास एक खादिम था। देखो हैज़ तो हो नहीं सकता, हाँ एलिमिनेशन करते हैं। हैव हैड नहीं हो सकता, हैव हैड आएगा तो सिंस फॉर आएगा। वी आर हैविंग, ये नहीं हो सकता, हैड हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने अजीब ही बोल दिया, आपने बोला कि हेड कभी अकेले नहीं लगता, यहाँ तो हेड अकेला लग गया। हाँ, यहाँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिस इज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ जो हेड है ना वो पास्ट है, रखता हूँ वाला हेड है, पास्ट परफेक्ट वाला हेड नहीं है। ये टेंस पास्ट सिंपल बना है। हमारे पास एक मुलाजिम था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। बात समझ में आ रही है कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? एक तो हेड होता है आई हैड ईटन डिनर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, वो अलग हेड है, वो हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पोजेसिव वर्ब है, मलकियत को शो कर रहा है, बिलोंगिंग को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये इससे इस सेंस में ये अकेले भी बन सकता है। आई हैड अ लॉट ऑफ वेल्थ, आई हैड अ रेड कार, आई हैड अ बिग बैंगलो, हो सकता है, बिल्कुल गलत नहीं है, सुनते हैं। तो ये वाला हेड इस सेंस में अकेले भी आ सकता है, लेकिन उस वक्त क्या होगा, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पास्ट परफेक्ट थोड़ी ना बन जाए, सही है? तो ये हेड ही आएगा इसमें। शी डैश आउट फॉर हॉस्पिटल नेक्स्ट वीक, अगला हफ्ता, फ्यूचर ढूंढो, वेलकम, सही है ना भाई? बाय नेक्स्ट मंथ द बर्ड्स डैश, अगले हफ्ते तक परिंदे हिजरत कर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, इसी को 16 को किस में कन्वर्ट करें? कौन से परफेक्ट में? प्रेजेंट परफेक्ट में कर देंगे। हैड फिर भाई उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी, यस हैव हैड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हैव हैड बिल्कुल। हाँ हैव मतलब फर्स्ट सेकंड फॉर्म भी हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। अच्छा नेक्स्ट है, बाय नेक्स्ट मंथ द बर्ड्स डैश, अगले हफ्ते तक परिंदे हिजरत कर चुके होंगे। अच्छा एक मिनट,
ये चारों ऑप्शन मेरे लिहाज से गलत है, क्योंकि जब भी बाय आता है ना, बाय नेक्स्ट मंथ, तो फ्यूचर परफेक्ट आता है, तो ये होना चाहिए था विल हैव माइग्रेटेड। अब सही जुमला बन रहा है ना, हिजरत कर चुके होंगे अगले हफ्ते, अगले महीने तक। तो ये बाय का सेंस जब भी आएगा ना, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट वीक, तो फ्यूचर परफेक्ट लगाना होता है। तो ये बाय जो है ना, ये वाला बड़ा स्पेशल केस होता है फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, ये चारों गलत है। नेक्स्ट है शी डैश टू आर रिस्पेक्टेबल फैमिली। ये तो बड़ा आसान है, बोलो। शी बिलोंग्स, उसका ताल्लुक़ है बहुत एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से। द सन डैश द एयर एंड डैश अ स्लाइट। अच्छा, दो है इसमें तो। सूरज हवा को गर्म करता है और हमें रोशनी देता है। ये ऑप्शन होगा ना, वार्म्स द एयर एंड गिव्स अस लाइट। दो भी आ जाए तो दो भी बता सकते हैं, खत्म। ठीक है बस, ठीक है।